हमारे महाराष्ट्र के कई सारे लोग यहाँ पे पहले भी आ चुके हैं, तो मुझे ऐसा लगा कि कई भाजपा के नेताओं के लड़के जो है, लड़कियाँ जो है, वो यहाँ पे आ गई। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे भी नहीं रुकना चाहिए, इसलिए मैं आ गया। और ये बच्चों की लड़ाई है, रिज़ाइन करना चाहिए, क्योंकि 22 बच्चों की सुसाइड होना यही काफ़ी रीज़न है किसी का रिज़ाइन लेने के लिए। एग्ज़ाम कई बार लीक होते हैं, पेपर ये होता है, ये रीज़न नहीं चलेगा सिर्फ। ताकि 22 बच्चे मर चुके हैं और उनके बारे में अगर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी, तो आप फिर किस काम के इंसान हो? इस देश को रिप्रेजेंट करते हो और इस देश के लोगों की चिंता नहीं है आप लोगों को, तो किस तरीके से ये देश चला रहे हो आप? मेरा है ना हिंदी थोड़ा सा वीक है, मराठी बोलूं? चार्ज हुआ तो ये अमानुषता है, कायरता है। किसी भी सत्ताधीश को ऐसा लगता है कि वो पुलिस और मिलिट्री के घेरे में खुद को बादशाह समझने लगता है। तो यही उनको ये दिखाने का जरिया था कि यहाँ पे हम एक साथ आ चुके हैं और तुम्हारी ये मिलिट्री पुलिस ये हमें कुछ नहीं कर पाएगी। बच्चों ने लाठी डंडे खाए, उनके सर फोड़े गए, उनका खून निकाला गया, लेकिन बच्चे यहाँ से टस से मस नहीं हुए। तो यही ताकत चाहिए। भगत सिंह की जो सोच है, ये तो सभी महापुरुष है ही हमारे साथ, लेकिन भगत सिंह की जो सोच है कि यार तुम्हारे शोषण के खिलाफ खड़ा रहो, जागना सीखो। इसके पहले कुछ सालों पहले ऐसा था कि कोई रास्ते पे आने को ही तैयार नहीं था। हर किसी के मन में एक डर था कि मैं कैसे खड़ा रहूँगा, ये मेरा कुछ कर देंगे। लेकिन अभी वो डर निकल चुका है। हम तो पहले से ही नहीं डरते थे, लेकिन जो भी लोग हैं समझो जिन्हें डर लग रहा था, लेकिन अब बड़ी मात्रा में बाहर आ रहे हैं। हर एक स्टेट में कुछ ना कुछ चल रहा है और हमारे महाराष्ट्र से कई सारे नेताओं ने भी समर्थन दिया है। जैसे मनोज दादा जरंगे भी कल आके गए, उद्धव ठाकरे आके गए, शरद पवार, ये सभी आ गए। ये कोई पॉलिटिकल लड़ाई नहीं है, ये बच्चों की लड़ाई है। अगर रिजाइन दे देते वहीं पे ख़त्म हो जाती, लेकिन नहीं, सत्ता को इतना अहंकार हो चुका है कि वो मानने को तैयार नहीं है। उन्हें ऐसा लगता है कि लोगों की जान है ना, मतलब किसी चीटी की तरह है, तो इसीलिए उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो यही लड़ाई है और हमें आखिरी दम तक लड़ना है, रिजाइन तो लेना ही है। जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद। महाराष्ट्र कितना मजबूती से हमारे साथ खड़ा है? महाराष्ट्र बहुत मजबूती के साथ खड़ा है। अभी मैं यहाँ पे आया हूँ, हमारे कई सारे लीडर भी आके गए। वही, ये कोई पॉलिटिकल बैटल नहीं है, पॉलिटिकल लड़ाई नहीं है। यही सत्ताधारियों का समझना, ये राजकीय लड़ाई नहीं है, लेकिन उनको ये लग रहा है कि ये राजकीय लड़ाई है, इसलिए वो इसको मतलब निगलेक्ट कर रहे हैं। ऐसा कर रहे हैं कि ये कौन है, क्या कर लेंगे हमारा। लेकिन अभी यहाँ पे आ गए तो हर एक स्टेट में सही होना चाहिए। यस यस, बिल्कुल रिजाइन। एजुकेशन पे यही बोलना चाहूँगा, अपनी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें एआई के लिए ना, समझो 2027-28 में ना 7वीं 8वीं के बच्चों के लिए एआई लाया गया है। लेकिन अगर चाइना की एजुकेशन पॉलिसी अगर देखी जाए, ज़्यादा बोलूँ? हाँ, ऊपर, ओके सॉरी। हाँ, तो चाइना की जो एजुकेशन पॉलिसी है वो इतनी सही तरीके से उन्होंने लगाई है कि समझो 6 साल के बच्चे को एआई की समझो 3 लेवल पढ़ाई जाएंगी, उसके साथ सेकंड क्लास वाले को, थर्ड क्लास वाले को, ऐसी वो चेंज करने। हमारे यहाँ पे ना 9-10 के बच्चों के लिए तो वो काफ़ी वीक है। और हमारी ज़्यादा से ज़्यादा ये एजुकेशन पॉलिसी वो सिर्फ पेपर पे, एक्चुअलिटी इधर समझो फिजिकल रूप में कुछ अवेलेबल नहीं है। वैसे चाइना की एजुकेशन पॉलिसी में उन्होंने ऐसा मॉडल बनाया कि वहाँ पे हाँ प्रैक्टिकल सब कुछ कर ले रहे। हमारे यहाँ पे क्या है, हम थ्योरी पढ़े जा रहे, उसका कुछ बेनिफिट ही नहीं हो रहा। अभी समझो, अभी एक रिपोर्ट आया था, यूएसए को हमने ओवरटेक कर दिया एआई रिलेटेड थीसिस प्रेजेंट करने में। तो हम सब सेलिब्रेट करने लगे। कई गवर्नमेंट के पेजेस ने पोस्ट किया कि हमने अमेरिका को सरपास कर दिया। लेकिन जब हमारे थीसिस का सिलेक्शन रेट देखा गया तो सिर्फ 5% थीसिस हमारे सेलेक्ट होते ही, मतलब 80,000 थीसिस हमने उनको दिए तो हमारे कितने 5% उसमें से सेलेक्ट हो गए। तो तुम सोच लो, समझो कितने 4,000 सेलेक्ट हुए होंगे। और अगर हम यूएस का सोचेंगे तो उनके 50-60 हज़ार थीसिस वहाँ पे प्रेजेंट हुए और उनके सिलेक्शन कितने हुए, 40% से 50%। मतलब उनका परसेंटेज कम होके भी वो हमारे से आगे। तो हमारे यहाँ पे थ्योरी रटाई जा रही है, इसलिए ये बच्चे ना गूंगे बहरे पैदा हो रहे। मतलब जिंदा तो है, सांस तो ले रहे, लेकिन वो जिंदा नहीं है। अक्सर में हम देख रहे हैं ज़ॉम्बी की तरह घूम रहे। यहाँ पे नहीं बोल रहा, इनको सोच समझो अपलिफ्ट हो गई। लेकिन मैं समाज की बात कर रहा हूँ कि समाज में कई सारे ऐसे लोग हैं जिनको समझो हमारे महापुरुष है, इनके विचार तक अच्छी तरह से पता नहीं है। तो भाई पहले हमें ये विचार, इनकी थ्योरी पढ़ना है और काम के लिए हमें प्रैक्टिकल एजुकेशन लेना है। हम क्या कर रहे हैं, इनकी भी थ्योरी ही पढ़ रहे, और जो हमें रोजी रोटी देगा, जो हमारे देश को आगे बढ़ाएगा, उसकी भी थ्योरी ही पढ़ रही है। इसकी वजह से हमारे लोगों को बाद प्लेसमेंट ज़्यादा नहीं मिल रही है। और एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा, हमारे देश के लोगों की देश छोड़ने की तादाद बढ़ गई है। हर साल को 7-8 लाख लोग देश छोड़ के जा रहे हैं। तो ये कोई गरीब लोग छोड़ के नहीं जा रहे, ये श्रीमंत लोग छोड़ के जा रहे हैं हमारे देश को।
तो भाई गरीब तो यही रहेंगे, श्रीमंत कोई क्यों हमारे लिए आवाज़ उठाएगा? तो गरीबों को गरीबों की आवाज़ बनना पड़ेगा और हमें सही मुद्दे के लिए लड़ना पड़ेगा। बाकी कोई और सवाल हो तो बता सकते हो। जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद।